नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। साइंस क्लास 10 चैप्टर 14 ऊर्जा के स्रोत अभ्यास के प्रश्न उत्तर। इस वीडियो में आपको चैप्टर 14 के अंत में दिए गए अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। तो देखिए अभ्यास का पहला प्रश्न, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। चार विकल्प दिए गए हैं, धूप वाले दिन, बादलों वाले दिन, गर्म दिन, पवन वायु वाले दिन। तो भाई यहाँ है उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। धूप वाले दिन कर सकते हैं, बादलों वाले दिन यानी बी विकल्प सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न दूसरे पर। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। लकड़ी, गोबर, गैस, नाभ की ऊर्जा, कोयला। तो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत लकड़ी होती है, गोबर गैस होता है, कोयला नाभ की ऊर्जा नहीं होती, यानी सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है, यानी जो सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है। चार विकल्प में से कौन है। तो देखिए भूतापी ऊर्जा यानी भूमि के तापांतर के कारण प्राप्त ऊर्जा, तो ये सूर्य से ही होता है, सौर ऊर्जा से ही होता है। पवन ऊर्जा ये भी तापांतर के कारण सौर ऊर्जा के कारण ही होता है। नाभिकीय ऊर्जा, जैव मात्रा यही लकड़ी, गोबर गैस और फसलों के अवशेष ये सब होते हैं। तो सी विकल्प सही है, नाभिकीय ऊर्जा जो सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न यानी उत्पन्न नहीं है। अब अगला प्रश्न चौथा आपके सामने है, ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्मी ईंधनों तथा सूर्य की तुलना कीजिए और उनमें अंतर लिखिए। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या है। चौथे प्रश्न का उत्तर, ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्मी ईंधनों तथा सूर्य की तुलना और अंतर। तो देखिए जीवाश्मी ईंधन, सूर्य, पहला अंतर देखिए, मरे हुए जीव जंतु एवं पेड़ पौधे लाखों सालों तक पृथ्वी के अंदर दबे होने पर उच्च दाब तथा ताप के कारण पेट्रोलियम पदार्थ प्राकृतिक गैस और कोयले के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जिन्हें जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। मरे हुए जीव जंतु एवं पेड़ पौधे लाखों सालों करोड़ों सालों तक पृथ्वी के अंदर दबे होने पर उच्च दाब तथा ताप के कारण पेट्रोलियम पदार्थ यानी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और प्राकृतिक गैस और कोयले के रूप में क्या होते बदल जाते हैं, जिन्हें हम जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। तो ये है जीवाश्मी ईंधन। अब देखिए सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। सूर्य क्या है, ऊर्जा का प्रथम स्रोत है, सोर्स है। सूर्य के अंदर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन के कारण उत्पन्न होता है। अर्थात जब छोटे छोटे नाभिक बड़े नाभिक में परिवर्तित होते हैं तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। सूर्य के अंदर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन के कारण उत्पन्न होता है। नाभिकीय संलयन क्या होता है, छोटे छोटे नाभिक परस्पर क्रिया करके बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, इसमें अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है और वहीं सूर्य की ऊर्जा होती है। अब अगला देखिए, जीवाश्मी ईंधन की एक सीमा होती है। जीवाश्मी ईंधन की एक सीमा होती है, अर्थात इसका उपयोग कुछ सालों तक ही किया जा सकता है। इसका जो उपयोग है हम कुछ सालों तक ही कर सकते हैं, ये समाप्त हो सकता है। सूर्य की ऊर्जा की सीमा बहुत अधिक है। सूर्य की ऊर्जा की सीमा क्या बहुत अधिक है, अर्थात इसका उपयोग करोड़ों वर्षों तक किया जा सकता है। इसका उपयोग क्या है, यूज हम करोड़ों वर्ष तक कर सकते हैं, अरबों वर्ष तक कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा अंतर और तुलना, जीवाश्मी ईंधन का उपयोग 24 घंटे कर सकते हैं। जीवाश्मी ईंधन जो होता है जैसे पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस, कभी भी हम उसका यूज ऊर्जा के रूप में कर सकते हैं। और सूर्य की ऊर्जा का उपयोग केवल दिन में ही कर सकते हैं। भाई सूर्य की जो ऊर्जा होती है उसका उपयोग हम सौर ऊर्जा के रूप में केवल दिन में ही कर सकते हैं। और अगला
अंतर देखिए, जीवाश्मी ईंधन का स्रोत परोक्ष रूप से सूर्य की ऊर्जा ही है। जीवाश्मी ईंधन का जो स्रोत है अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य की ऊर्जा से ही, जैसे जीव जंतु पेड़ पौधे सूर्य की ऊर्जा से ही भोजन बनाते हैं और वही मरते हैं, फिर लाखों वर्ष बाद जीवाश्मी ईंधन में परिवर्तित होते हैं। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, जबकि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, यानी छोटे छोटे नाभिक परस्पर क्रिया करते हैं, बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, अपार मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब देखिए अगला अंतर, जीवाश्मी ईंधन के उपयोग से पर्यावरण प्रदूषित होता है। जीवाश्मी ईंधन के प्रयोग से जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस से थोड़ा कम होता, कोयले से बहुत अधिक होता, तो ये जीवाश्मी ईंधन है। और पर्यावरण प्रदूषित होता है, वातावरण प्रदूषित होता है। और सूर्य की ऊर्जा के उपयोग से पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता। भाई सूर्य की ऊर्जा के उपयोग से पर्यावरण में कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये हुआ चौथे प्रश्न का उत्तर। अब चलते हैं अगले प्रश्न 5वें पर। तो देखिए 5वां प्रश्न क्या है। 5वां प्रश्न, जैव मात्रा तथा ऊर्जा स्रोत के रूप में जल वैद्युत की तुलना कीजिए और उनमें अंतर लिखिए। जैव मात्रा तथा ऊर्जा स्रोत के रूप में जल वैद्युत की तुलना कीजिए और उनमें अंतर लिखिए। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, जैव मात्रा तथा ऊर्जा स्रोत के रूप में जल वैद्युत की तुलना और अंतर। तो पहले जानते हैं पहला अंतर क्या है, तुलना क्या है। जैव मात्रा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, अर्थात प्रकृति द्वारा प्रदत्त ऊर्जा स्रोत है। जैव मात्रा जो है ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, यानी प्रकृति द्वारा प्रदत्त ये स्रोत है जल वैद्युत। जल वैद्युत भी ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, क्योंकि जल बहता जल से विद्युत का उत्पादन हमेशा जल मिलता है, ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। तो ये हुआ पहली तुलना। अब अगला है लकड़ी, फसलों के अवशेष, जंतुओं के गोबर आदि का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, जिसे जैव मात्रा कहते हैं। लकड़ी, फसलों के अवशेष, पुआल हैं, ईख के हैं, जंतुओं के गोबर आदि का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, जिसे जैव मात्रा कहते हैं। बायोमास, जैव मात्रा में बायोमास कहते हैं। अब देखिए, बहते हुए जल अथवा किसी ऊंचाई से गिरते जल से विद्युत का उत्पादन होता है, जिसे जल वैद्युत कहते हैं। जैसे बहते हुए जल अथवा किसी ऊंचाई से गिरते हुए जल से विद्युत का उत्पादन होता है, जिसे जल वैद्युत कहते हैं। अब देखिए अगला तीसरा, इसे नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत भी कहते हैं। यानी जैव मात्रा को हम नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत भी कहते हैं, क्योंकि इनके समाप्त होने पर पुनः कम समय में प्राप्त किया जा सकता है। जैव मात्रा को हम नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत भी कहते हैं, क्योंकि इनके समाप्त होने पर पुनः कम समय में ही प्रकृति द्वारा प्रदत्त आपूर्ति कर दी जाती है। जल वैद्युत को भी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कहते हैं, क्योंकि जल समाप्त होने में पुनः वर्षा द्वारा जल प्राप्त हो जाता है। यानी जल वैद्युत भी क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अब देखिए यहाँ से आपको अंतर मिलेगा, अभी तो तुलना हो रहा था। जैव मात्रा में रासायनिक ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। जैव मात्रा में होता है जो रासायनिक ऊर्जा भाई का प्रयोग किया जाता है। जल वैद्युत में गतिज ऊर्जा, क्योंकि बहता हुआ जल, और एवं स्थितिज ऊर्जा। क्या होगा? स्थितिज होगा। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जाता है। बहता हुआ जल या ऊंचाई से गिरता हुआ जल, जो ऊंचाई पर रहता है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, वैद्युत ऊर्जा के रूप में किया जाता है, अर्थात विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अगला अंतर जो आपके सामने है, 5वां, जैव मात्रा को जलाने से वातावरण प्रदूषित होता है। भाई लकड़ी जलाएंगे, गोबर जलाएंगे, उपले जलाएंगे, क्या होगा? वातावरण प्रदूषित होगा। वातावरण प्रदूषित होगा। जल वैद्युत के उपयोग से वातावरण प्रदूषित नहीं होता है। जल वैद्युत के उपयोग से वातावरण प्रदूषित नहीं होता है। अगला और 6वां अंतर है, यह आसानी से एवं कम खर्च में उपलब्ध हो जाता है। जैव मात्रा है जो आसानी से लकड़ी और फसलों के अवशेष, गोबर, जंतुओं के, गाय के, भैंस के आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसके लिए बांध बनाए जाते हैं।
एवं विद्युत संयंत्र लगाना पड़ता है, इसमें खर्च अधिक आता है। अब इसके लिए बांध बनाना होगा, विद्युत संयंत्र लगाना होगा और इसमें खर्च भी अधिक आता है। तो ये हुआ अंतर। अब चलते हैं छठवें प्रश्न पर। देखिए छठवां प्रश्न क्या है। छठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से ऊर्जा निष्कर्षित करने की सीमाएं लिखिए। यानी पवनों से जो ऊर्जा निष्कर्षित होती है, उत्पन्न होती है तरंगों से और ज्वार भाटा से, इसकी सीमा क्या होती है, इनकी लिमिट क्या होती है, इसके बारे में लिखना है। तो देखिए सबसे पहले पवनें। गतिमान हवा को पवन कहा जाता है, यानी बहती हुई हवा, चलती हुई हवा को हम पवन कहते हैं। गति के कारण हवा में गतिज ऊर्जा होती है। इस गतिज ऊर्जा का उपयोग टरबाइन चलाने में किया जाता है। इस जो गतिज ऊर्जा होती है इसका उपयोग टरबाइन चलाने में किया जाता है, जिसके द्वारा पृथ्वी के अंदर से पानी निकाला जाता है। पृथ्वी के अंदर से क्या है, पानी निकाला जाता है। पवन चक्कियाँ चलती हैं, यानी पवन चक्कियाँ चलती हैं, इससे विद्युत उत्पादन भी होता है। इससे क्या होता है, बड़े बड़े पंख लगा, टरबाइन, बड़े बड़े खंभे उस पर पंख लगे होते हैं, उसी को टरबाइन कहते हैं। इससे विद्युत उत्पादन भी होता है। किंतु पवन ऊर्जा की भी एक सीमा होती है जो निम्नलिखित है। इसकी भी एक सीमा होगी, क्योंकि हमेशा पवन हवाएं चलती नहीं हैं। तो देखिए इसकी सीमा, पवनों से ऊर्जा केवल उन्हीं स्थानों पर प्राप्त की जा सकती है जहां साल के अधिकतर दिनों में तेज हवाएं चलती हैं। भाई पवनों से ऊर्जा हम उन्हीं स्थानों पर प्राप्त की जा सकती है जहां साल के अधिकतर दिनों में तेज हवाएं चलती हैं, खासकर समुद्र के किनारों, तो वहाँ तेज हवाएं चलती रहती हैं। टरबाइन की आवश्यक चाल बनाए रखने के लिए पवन की चाल 15 किमी प्रति घंटे से अधिक होनी चाहिए। जो टरबाइन बड़े बड़े लगे रहते हैं पंखे खंभों के ऊपर, उनको चलाने के लिए जो पवन हवाएं चलती हैं उनकी चाल 15 किमी प्रति घंटे से अधिक होनी चाहिए। और देखिए इसकी अगली सीमा, लिमिट क्या है। पवन से प्राप्त ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए बैटरी की आवश्यकता होती है। भाई पवन से जो ऊर्जा प्राप्त होगी उसको हम संग्रहित इकट्ठा करने के लिए बैटरी की आवश्यकता होती है, जिसमें बहुत अधिक खर्च आता है। उसमें क्या होता है, बहुत अधिक धन का व्यय होता है। तो इसकी सीमा हो गई। अब देखते हैं तरंग क्या होती हैं और उसकी सीमाएं क्या होती है। तरंगों से उत्पन्न या निष्कर्षित ऊर्जा की सीमा क्या होती है। तो देखिए अगला पॉइंट। अब देखिए तरंगों द्वारा निष्कर्षित ऊर्जा की लिमिट, सीमा। तापांतर के कारण तेज हवाएं चलती हैं। ताप के अंतर के कारण ही तेज हवाएं चलती हैं, जिससे समुद्र की सतह पर तरंगें उत्पन्न हो जाती है। समुद्र की सतह पर क्या होती है, तरंगें उत्पन्न हो जाती है। तरंगों में बहुत अधिक गतिज ऊर्जा होती है। तरंगों में बहुत अधिक गतिज ऊर्जा होती है, जिसका उपयोग विभिन्न यंत्रों के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में किया जाता है। यानी इसके द्वारा हम विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। अब देखिए इसकी सीमा, तरंगों से निष्कर्षित ऊर्जा की सीमाएं। विद्युत उत्पादन के लिए तरंगों का प्रबल होना आवश्यक है। विद्युत उत्पादन के लिए जो तरंगों का प्रबल होना, यानी तरंगें तेज होनी चाहिए, किंतु ये हमेशा प्रबल नहीं होती। हमेशा प्रबल नहीं होती अर्थात तेज नहीं होती। और दूसरा देखिए इसकी सीमा, तरंगों के गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण बहुत महंगे होते हैं। जो ऑपरेटर्स लगते हैं, उपकरण लगते हैं, यंत्र लगते हैं तरंगों की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए या विद्युत उत्पादन के लिए, वो बहुत महंगे होते हैं। अब देखिए इसी में जो अगला भाग इसका है ज्वार भाटा से, उसको देखिए ज्वार भाटा से निष्कासित ऊर्जा की लिमिट, सीमा। ज्वार भाटा, चंद्रमा के आकर्षण के कारण समुद्र में जल का स्तर ऊपर नीचे होता रहता है। चंद्रमा के आकर्षण के कारण समुद्र का जो जल स्तर है वो ऊपर नीचे होता रहता है। इस घटना को हम ज्वार भाटा कहते हैं। इस घटना को ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा के कारण समुद्र का जल स्तर किनारों पर घटता बढ़ता रहता है। ज्वार भाटा के कारण समुद्र का जो जल स्तर है किनारों पर क्या होता है, घटता बढ़ता है, जिससे छोटे छोटे बांध बनाकर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और जहाँ छिछले भाग होते हैं, संकीर्ण भाग होते हैं, वहाँ छोटे छोटे बांध बनाए जाते हैं और जिससे विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अब देखिए इसकी लिमिट क्या होती है। समुद्र के किनारे बांध बनाने में बहुत अधिक खर्च आता है। लहरें चलती हैं बराबर, तो वहाँ बांध मजबूत बनाना पड़ता है। बनाने में बहुत अधिक खर्च आता है, क्योंकि समुद्री लहरें बांध को नुकसान पहुँचाती हैं।
और अगली सीमा इसकी देखिए, लिमिट्स देखिए, ज्वार भाटा में उतार चढ़ाव होता रहता, अर्थात एक समान ज्वार भाटा उत्पन्न नहीं होता। इस कारण जो विद्युत उत्पादन के लिए जल की आवश्यकता होती है वो कम मिल पाती है। तो ये हुआ ज्वार भाटा से उत्पन्न ऊर्जा की सीमाएं या निष्कर्षित ऊर्जा की सीमाएं। अब चलते हैं अगले प्रश्न 7वें पर। 7वां प्रश्न, ऊर्जा स्रोतों का वर्गीकरण निम्नलिखित वर्गों में किस आधार पर करेंगे? नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय, समाप्य तथा अक्षय। क्या ए तथा बी के विकल्प समान हैं? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ऐसा ऊर्जा स्रोत जिसका बार बार उपयोग किया जा सकता है, ऐसा ऊर्जा स्रोत जिसका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, अर्थात जिसकी पूर्ति प्रकृति द्वारा कम समय में पुनः चक्रण द्वारा की जा सकती है, यानी प्रकृति द्वारा पुनर्चक्रण के माध्यम से की जा सकती है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, इसका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, समाप्त होने वाली नहीं है। और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, तो देखिए ऐसा ऊर्जा स्रोत जिसका बार बार उपयोग नहीं किया जा सकता, ऐसा ऊर्जा स्रोत जिसका हम बार बार उपयोग नहीं कर सकते हैं, जिसकी पूर्ति प्रकृति द्वारा पुनः चक्रण द्वारा करने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, जिनकी पूर्ति प्रकृति द्वारा तो होगी लेकिन लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन आदि प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है? और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, इनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। अब देखिए समाप्य तथा अक्षय, प्रकृति में उपलब्ध ऐसा ऊर्जा स्रोत जिनके समाप्त होने की संभावना अवश्य हो, समाप्य ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। प्रकृति में उपलब्ध ऐसा ऊर्जा स्रोत जिनके समाप्त होने की संभावना अवश्य हो, उसे हम क्या कहते हैं? समाप्य ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे कोयला कभी न कभी समाप्त हो जाएगा क्योंकि इसके सीमित भंडार प्रकृति में है। पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस, अर्थात अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, वहीं समाप्य ऊर्जा स्रोत हैं। अब देखिए अक्षय ऊर्जा स्रोत, प्रकृति में उपलब्ध ऐसा ऊर्जा स्रोत जिसके समाप्त होने पर कम समय में ही पूर्ति की जा सके, अक्षय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा इत्यादि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। यानी अक्षय ऊर्जा स्रोत जो है वे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ही हैं। तो हम कह सकते हैं उपयुक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि ए और बी के विकल्प समान हैं। जो तथ्य हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, समाप्त तथा अक्षय ऊर्जा स्रोत क्या हैं कि विकल्प समान हैं। चलते हैं 8वें प्रश्न पर। देखिए 8वां प्रश्न, ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या गुण होते हैं? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, ऊर्जा के आदर्श स्रोत के गुण, प्रति इकाई द्रव्यमान स्रोत से अधिक ऊर्जा की आपूर्ति हो सके, अर्थात अधिक कार्य किया जा सके। यानी एकांक द्रव्यमान से अधिक ऊर्जा की आपूर्ति हो सके, अर्थात अधिक से अधिक काम किया जा सके। अगला है ऊर्जा स्रोत की उपलब्धता सरलता से हो सके, ऊर्जा स्रोत की उपलब्धता यानी आसानी से प्राप्त हो सके। अगला, ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त होने में मितव्ययिता होनी चाहिए, ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त होने में मितव्ययिता यानी कम खर्च होना चाहिए। ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने में पर्यावरण को कम हानि हो सके, ऊर्जा स्रोत से जब हम ऊर्जा प्राप्त करें तो पर्यावरण को कम हानि हो सके, ये है ऊर्जा स्रोत के आदर्श गुण। अब चलते हैं 9वें प्रश्न पर। देखिए 9वां प्रश्न क्या है आपके सामने। 9वां प्रश्न, सौर कुकर का उपयोग करने से क्या लाभ तथा हानियाँ हैं? क्या ऐसे भी क्षेत्र है जहाँ सौर कुकरों की सीमित उपयोगिता है? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, सौर कुकर का उपयोग करने के पहले लाभ देखिए। सौर कुकर का उपयोग बहुत सरल एवं सस्ता होता है, इसका उपयोग यूज बहुत सरल, सिंपल और सस्ता होता है।
सौर कुकर के उपयोग से पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता, इससे वातावरण प्रदूषित नहीं होता। तीसरा, सौर कुकर से खाना धीरे धीरे बनता है, इसलिए खाने का पोषक तत्व नष्ट नहीं होता, यानी जो खाने में पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट नहीं होते हैं। सौर कुकर को बनाने में तथा रख रखाव पर धन कम खर्च होता है। सौर कुकर को बनाने तथा इसका जो रख रखाव होता है उस पर धन कम खर्च होता है। और सौर कुकर के उपयोग से हानियाँ देखिए, तो हानियों में देखिए सौर कुकर का उपयोग रात में नहीं किया जा सकता। सौर कुकर का उपयोग हम रात में नहीं कर सकते। वर्षा के दिनों में बादल छाए रहने से सौर कुकर का उपयोग नहीं हो सकता। जब बरसात का दिन होता है तो बादल छाए रहते हैं, हम सौर कुकर जिसकी आवश्यकता होती है खाना बनाने के, हम नहीं कर सकते हैं। सौर कुकर से खाना बनाने में अधिक समय लगता है। खाना बनाने में क्या होता है, अधिक समय लगता है। सूर्य की दिशा लगातार बदलने से, चौथा, सूर्य की दिशा लगातार बदलने से सौर कुकर के परावर्तक की दिशा भी बार बार बदलनी पड़ती है। भाई सूर्य की दिशा क्या होती है, लगातार बदलती रहती है, इसने जो उसमें परावर्तक लगा रहता है उसकी दिशा भी बार बार बदलनी पड़ती है। सौर कुकर से खाना बनाने के लिए तेज प्रकाश की आवश्यकता होती है, जो कि हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकता है। तेज प्रकाश हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकता है। अब देखिए हानियाँ के बाद सौर कुकर की सीमित उपयोगिता वाले क्षेत्र। पृथ्वी के अनेक भागों में सौर कुकर की उपयोगिता सीमित है, जैसे ध्रुवों पर सूर्य का प्रकाश 6 महीने पड़ता ही नहीं। भाई ध्रुवों पर सूर्य का प्रकाश 6 महीने नहीं पड़ता, तो वहाँ सौर कुकर का उपयोग नहीं कर सकते। पहाड़ी क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश सीमित एवं तिरछा पड़ता है, इसलिए यहाँ पर सौर कुकर की उपयोगिता सीमित होती है। 3 स्थानों पर सौर कुकर की उपयोगिता सीमित होती, कम होता है। अब देखिए अंतिम प्रश्न 10वें का आंसर। 10वां प्रश्न, ऊर्जा की बढ़ती मांग के पर्यावरणीय परिणाम क्या है? ऊर्जा की खपत को कम करने के उपाय लिखिए। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, ऊर्जा की बढ़ती मांग के पर्यावरणीय परिणाम निम्नलिखित हैं। पहला है, ऊर्जा के अधिक दोहन से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है। प्रकृति में जो संतुलन बना हुआ है, ऊर्जा का यदि अधिक दोहन करते, उपयोग करते हैं तो ये संतुलन बिगड़ता है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कोयले का अंधाधुंध उपयोग हो रहा है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न हो रही हैं, जो वायु प्रदूषण को बढ़ावा दे रही हैं। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा रहा है, कोयले का अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें उत्पन्न होती हैं, जो वायु प्रदूषण के लिए बहुत खतरनाक है। अत्यधिक पेट्रोल एवं डीजल के उपयोग से पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जो अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। अत्यधिक पेट्रोल एवं डीजल के प्रयोग से सीसे और नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, जो अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। अब देखिए ऊर्जा की खपत को कम करने के उपाय। ऊर्जा का सबसे अधिक उपयोग वाहनों में किया जाता है। ऊर्जा का सबसे अधिक उपयोग कहाँ किया जाता है? वाहनों में किया जा रहा है। इसलिए लोगों से अपेक्षा की जाती है कि वे सार्वजनिक वाहनों का उपयोग अधिक से अधिक करें। तो लोगों से अपेक्षा की जाती है कि अपने निजी वाहन से कम चलें और सार्वजनिक बस है, रेल है, इससे यात्रा अधिक करें। और दूसरा, लोगों को गैर परंपरागत ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि, इनका अधिक उपयोग करना चाहिए, जिससे पर्यावरण में संतुलन बना रहे। और अंतिम देखिए, लोगों को वाहनों का उचित रख रखाव करना चाहिए, जिससे पेट्रोलियम पदार्थों की बचत हो सके। अपने जो वाहन है उसका उचित रख रखाव, बिगड़ने पर उसे बनवाना चाहिए, जिससे धुआं ना निकल सके। तो ये सब है ऊर्जा की खपत को कम करने के उपाय। नमस्कार।